नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स जीएस मार्क टेस्ट का ये मेरा 5वां लेक्चर है। इससे पहले इस सीरीज के 4 लेक्चर ऑलरेडी इस चैनल पे अपलोड कर दिए गए हैं, जिन्हें अभी तक अगर आपने न देखा हो तो यूपी पीसीएस मार्क टेस्ट के नाम से एक प्लेलिस्ट बनाई गई है। उस प्लेलिस्ट में वो सभी लेक्चर आपको मिल जाएंगे, तो वहाँ जा कर के आप उन्हें देख लें। ये 30 प्रश्नों की हमारी श्रृंखला है, जिसे हम प्रयास करते हैं कि वास्तविक परीक्षा में जिस तरह के प्रश्न बनाए जाते हैं उस तरह के प्रश्न हम इसमें रखें। तो बहुत ही गंभीरता से आपको इस टेस्ट को लेने की ज़रूरत है। एक सादा पेपर ले लीजिए, 1 से लेकर 30 तक उस पर नंबरिंग कर लीजिए, और आप जो भी प्रश्न अटेम्प्ट करें उस पर लिखते हुए जाएं और अंत में कैलकुलेट करें। 30 प्रश्न का मतलब है ये 30 नंबर का टेस्ट है। एक सही क्वेश्चन करने पे 1 नंबर मिलेगा और गलत करने पे 1 क्वेश्चन 1/3 कट जाएगा। इस हिसाब से आकलन करके आपने कितना सही किया ये कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए, ठीक है। इस वीडियो को शुरू करूं इससे पहले आपको बताना चाहूँगा कि 6 माही करंट अफेयर्स की एक मैगजीन हम लोगों ने लॉन्च की थी अभी पिछले दिनों, जो कि पीसीएस के इस आने वाली परीक्षा के लिए आप लोगों के लिए बेहद उपयोगी होगी। तो अभी तक अगर आपने नहीं उसे लिया हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से उसे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, भारतीय संसद भवन निम्न में से किस प्राचीन मंदिर के समान दिखता है? भारतीय संसद भवन निम्न में से किस प्राचीन मंदिर के समान दिखता है? कोणार्क मंदिर भुवनेश्वर उड़ीसा, 64 योगिनी मंदिर मुरैना मध्य प्रदेश, कामाख्या मंदिर गुवाहाटी असम, श्री जगन्नाथ मंदिर पुरी उड़ीसा। ABCD, जल्दी से इसका उत्तर बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। तो भारतीय संसद भवन 64 योगिनी मंदिर मुरैना मध्य प्रदेश के समान दिखता है, ठीक है। तो 1927 में संसद भवन बनकर तैयार हुए और प्रमुख वास्तुकार इसके थे एडविन लुटियंस, ठीक है। पूरा जो नई दिल्ली बसाई गई है इन्हीं लुटियन साहब के द्वारा बसाई गई है। और ये माना जाता है कि ये संसद की जो वास्तुशिल्प है, इसका जो डिजाइन है, ये इनकी मौलिक कृति है। यानी ये कहीं से कॉपी पेस्ट करके नहीं लाए हैं, खुद से सोच करके इन्होंने बनाया है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे, आप देखिए ये 64 योगिनी मंदिर का जो है पूरा ये, ठीक है। और इसके बीच में ये खुला मंडप है, देखिए ये खुला मंडप का ही इसमें फोटो है, जूम किया हुआ, ठीक है, ये देख रहे हैं। और पूरा मंदिर ऐसे बना हुआ है, ठीक है। 101 ऐसे खंभे हैं और 64 कमरे यहाँ पे बने हुए हैं, ठीक है। तो ये माना जाता है कि भारतीय संसद भवन की वेबसाइट या किसी भी सरकारी दस्तावेज में यह नहीं माना जाता है कि इस मंदिर की प्रेरणा से यह संसद भवन का जो है वास्तुशिल्प प्रभावित है। लेकिन आपके पास सच्चाई है, इसको आप देख लीजिए, ठीक है। तो यह कहीं आधिकारिक रूप से नहीं माना जाता है, कहीं पर यह लिखा हुआ नहीं मिलता है कि नहीं लुटियन साहब ने यहां से प्रेरणा ली थी। तो इस मंदिर के बारे में भी डिटेल में यहां पर है, और आप जैसा कि चित्र देख के तो समझ ही रहे हैं, ठीक है। अगला, मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले निम्नलिखित राजवंशों के संबंध में विचार कीजिए। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश। इन्हें क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले इनमें से कौन, उसके बाद कौन, ऐसे करके जो है इसको करना है। तो सबसे पहले हर्यक वंश, फिर शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश, फिर मौर्य वंश, ठीक है। तो एक क्रम से इसको लगा दिया गया है ताकि आपका समय बचे इसको जोड़ने घटाने में, ठीक है। तो हर्यक वंश, शिशुनाग, नंद वंश, मौर्य वंश। अगला, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। प्रश्न थोड़ा सा बड़ा हो गया है, ठीक है। तो हिंदू महासभा की स्थापना, गांधी इरविन समझौता, महात्मा गांधी द्वारा नोआखली के हिंसाग्रस्त इलाकों का दौरा और मुस्लिम लीग द्वारा एक प्रस्ताव पारित कर पृथक राष्ट्र की मांग करना। तो हिंदू महासभा की स्थापना तो हुई थी भैया 1915 में, तो ए का तो 3 है, ठीक है। तो ये तो उत्तर नहीं होगा, CD में से कोई उत्तर होगा। आगे देखें, मुस्लिम लीग द्वारा एक प्रस्ताव पास कर पृथक मुस्लिम राष्ट्र की मांग, लाहौर का सम्मेलन
ठीक है 1940। तो डी का तो 1940 यानी 2 हो गया, तो डी का 2 सी में है, ठीक है सी में है, तो ये सी ही हमारा उत्तर है, 3 का सी हमारा उत्तर है। और महात्मा गांधी द्वारा नोआखली के हिंसाग्रस्त इलाकों का दौरा 1946 में, और इसी के बाद लॉर्ड माउंटबेटन ने इन्हें 1 मैन बाउंड्री फोर्स कहा था, ठीक है। और गांधी इरविन समझौता 1931, समझौता नहीं समझौता। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये पूरा इसमें डिटेल दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। मित्र मेला, भारत स्वशासन समिति, भारतीय गणतंत्र सेना, ढाका अनुशीलन समिति। निश्चित रूप से इसमें से एक तो बहुत आसान है, लेकिन इसके बाद वाले थोड़े मुश्किल जरूर हैं, ठीक है। तो मित्र मेला तो बीडी सावरकर, मित्र मेला तो ए का तो 2 है, और ए का अगर 2 है तो इसका उत्तर है बी, ठीक है। हालांकि इसमें से कई ऑप्शन काफी कठिन है, आइए देखते हैं। तो मित्र मेला बीडी सावरकर 1899 नासिक, भारत स्वशासन समिति श्यामजी कृष्ण वर्मा 1905 लंदन, इंडिया हाउस वाले श्यामजी कृष्ण वर्मा। भारतीय गणतंत्र सेना, यही सबसे मुश्किल ऑप्शन था, सूर्य सेन, मास्टर दा जिनको कहते हैं, चटगांव। ढाका अनुशीलन समिति पुलिनदास 1902 बंगाल, विकल्प बी इसका सही है। अगला, भारत का एक राज्य निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त है। यहां पर एक राष्ट्रीय पार्क है जो गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। राज्य की 80% आबादी कृषि पर आधारित है। कृषि आधारित उद्योग में चाय का प्रमुख स्थान है। सर्वाधिक ऊंची चोटी झिंग तुबुम 1867 मीटर यहीं पर है। अब निम्नलिखित राज्यों में कौन सा एक ऊपर दी गई सभी विशेषताओं से युक्त है? तो निश्चित रूप से बहुत सारे लोगों के दिमाग में झट से उत्तर आ गया होगा असम, तो 5वें का उत्तर है असम, ठीक है। असम के बारे में ये डिटेल यहां पर दी गई है, आप पढ़ सकते हैं। अगला, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो कंपनियां और सहायक देश, तो किन कंपनियों की सहायता किन देशों ने की थी, ठीक है। तो छठे का हमारा आ गया, तो बाल्को, नाल्को, हिंडाल्को। सोवियत संघ, फ्रांस, यूएसए, इनमें से कौन सा से सुमेलित हैं, ठीक है। तो इसमें से सभी सुमेलित हैं, 1 2 3, आइए देखें, ठीक है। तो कंपनियां, सहायक देश, प्रमुख केंद्र, बाल्को सोवियत संघ, नाल्को फ्रांस, हिंडाल्को यूएसए, इंडाल्को कनाडा, माल्को वेदांता जर्मनी, ठीक है। तो डी इसका उत्तर है सभी। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। विश्व में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक देश भारत है। विश्व का चीनी का कटोरा फिलीपींस को कहा जाता है। घाना में कोको की कृषि लोकप्रिय है। उपयुक्त में से कौन सा से कथन सही है जल्दी से बताइए। तो देखिए, विश्व में सर्वाधिक दूध उत्पादक देश भारत है, ये तो सही है, ठीक है। विश्व का चीनी का कटोरा फिलीपींस को कहा जाता है। निश्चित रूप से फिलीपींस को नहीं कहा जाता है, किसको कहा जाता है? क्यूबा को कहा जाता है। और घाना में कोको की कृषि लोकप्रिय है, तो निश्चित रूप से लोकप्रिय है। आइए उत्तर देखें, तो इसका उत्तर होगा सी, केवल 1 व 3 सही है, 2 सही नहीं है, ठीक है। तो राष्ट्रीय दूध विकास बोर्ड के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत विश्व का शीर्ष दूध उत्पादक देश है। और विश्व का चीनी का कटोरा क्यूबा को कहा जाता है, फिलीपींस को नहीं कहा जाता है। तो कथन 2 सही नहीं है, और कथन 3 सही है, और कथन 1 सही है, तो सी इसका उत्तर है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? स्थानीय पवन संबंधित क्षेत्र, चिनूक, सेंटाइना, खमसीन, मिस्ट्रल, राकी पर्वत, दक्षिण कैलिफोर्निया, मिस्र, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो मिस्ट्रल जो है ये फ्रांस से संबंधित है और स्पेन से संबंधित है, संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित नहीं है, तो डी इसका उत्तर है, ठीक है। तो गर्म स्थानीय पौने नाम संबंधित क्षेत्र और ठंडी स्थानीय पौने नाम संबंधित क्षेत्र। अगला, पॉलिटी के प्रश्न पर आ गए हम लोग।
10वीं सूची के तहत निर्हरता के मामलों का निपटारा निम्नलिखित में से कौन करता है? तो 10वीं अनुसूची में लिखा क्या है? दल बदल के रोकथाम के लिए जो है इसमें प्रावधान किए गए हैं। तो इसमें कि दल बदल के आधार पर जो निहर्र होगा, मतलब जो जिसको हटाया जाना होगा, उस के मामले का निपटारा कौन करता है? ठीक है, तो राष्ट्रपति, निर्वाचन आयोग, उच्चतम न्यायालय निश्चित रूप से सदन का अध्यक्ष इसका जो है निर्णय करता है। 9वें का हमारा उत्तर है डी। लेकिन एक विषय ये भी आप जान लीजिए कि ये अब तय कर दिया गया है कि ये निर्णय तो सदन के अध्यक्ष करते हैं, लेकिन उनका जो निर्णय होगा वो अंतिम नहीं होगा और वो न्यायिक समीक्षा के दायरे में आएगा। तो कोर्ट न्यायिक समीक्षा उस निर्णय का कर सकती है। ये किस जो है केस में कोर्ट ने निर्णय दिया है, जो लाइन मैंने आप बोला कि ये न्यायिक समीक्षा के दायरे में है। ठीक है, अगला, ठीक है, निहरता संबंधी प्रश्नों पर सदन के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम नहीं होता तथा यह न्यायिक समीक्षा के दायरे में आता है। यह पूरा सेंटेंस किस मुकदमे में कहा गया? ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए, लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या 552 तय की गई है। संसद बाह्य क्षेत्र के लिए कानून बना सकती है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, इसका विघटन नहीं होता, किंतु इसके 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं। कोई भी नई अखिल भारतीय सेवा राष्ट्रपति के किसी आदेश द्वारा सृजित की जा सकती है। निश्चित रूप से यह गलत है, राष्ट्रपति के आदेश से यह नहीं होता है। राज्यसभा में इसके लिए 2/3 बहुमत की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो और सभी सही है। संसद के पास जो है बाह्य क्षेत्र के लिए, भारत के बाहर के लिए भी कानून बनाने की शक्ति है। हालांकि ये प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन ये दिया गया है, संविधान में लिखा भी गया है। ठीक है, तो डी इसका उत्तर है। सभी सही हैं। और नई अखिल भारतीय सेवा राज्यसभा के किसी प्रस्ताव द्वारा सृजित की जा सकती है। 2/3 बहुमत चाहिए प्रस्ताव का मतलब। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 312 राज्यसभा को इस प्रकार की विशेष शक्ति प्रदान करता है। अगला, निम्न कथनों का परीक्षण करें तथा कूट से सही उत्तर ज्ञात करें। मृदा प्रदूषण औद्योगिक प्रदूषण की अपेक्षा ज्यादा खतरनाक होता है। ग्रीन मफलर का उपयोग विशेषतः वायु प्रदूषण से बचाव के लिए किया जाता है। केवल एक सही है, केवल 2 सही है, 1 व 2 दोनों सही हैं और 1 व 2 दोनों गलत हैं। तो देखिए, मृदा प्रदूषण औद्योगिक प्रदूषण की अपेक्षा ज्यादा खतरनाक होता है। ये हमारे शरीर में जो है घुसने लगता है। ठीक है, और ग्रीन मफलर का उपयोग विशेषतः वायु प्रदूषण से बचाव के लिए किया जाता है। ये गलत है, क्योंकि ये वायु प्रदूषण के लिए नहीं, ध्वनि प्रदूषण के लिए होता है। ठीक है, तो केवल 1 इसमें सही है, 2 गलत है। आइए देखें, तो मृदा प्रदूषण औद्योगिक प्रदूषण की तुलना में अधिक खतरनाक होता है, क्योंकि इससे उर्वरक तथा कीटनाशक भोजन की श्रृंखला में प्रवेश कर जाते हैं, जो मानव के लिए मंद विष का कार्य करते हैं। इस प्रकार कथन 1 सही है। अगला, ध्वनि प्रदूषण वाले क्षेत्रों में विशालकाय हरे पौधे लगाए जाते हैं, बड़े बड़े, क्योंकि इनमें ध्वनि तरंगों को अवशोषित करने की क्षमता होती है। अतः वृक्षारोपण के माध्यम से ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने की तकनीक को ग्रीन मफलर के रूप में जाना जाता है। ग्रीन मफलर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित ऊर्जा फसलों पर विचार कीजिए। जेड्रोफा, मक्का, सूरजमुखी, इनमें से किनकी खेती बायोडीजल के लिए की जाती है? तो केवल 2, 1, 2 व 3, 1 व 3, केवल 3। तो इसका उत्तर बताइए। तो जेड्रोफा और सूरजमुखी की खेती बायोडीजल के लिए की जाती है। मक्का की खेती एथेनॉल के लिए की जाती है। तो 1 और 3, और इस हिसाब से सी हमारा उत्तर है। तो 12 का उत्तर हमारा होगा सी। आइए देखें, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, अगला, भारत के किस कृषि क्षेत्र की निम्नलिखित विशेषताएं हैं? समशीतोष्ण जलवायु, 21 से 27 डिग्री तापमान,
काली व जलोढ़ मृदा, 60 से 85 सेंटीमीटर तक वर्षा। निम्नलिखित उपजों में से कौन सी एक उपज आम उपयुक्त वर्णित क्षेत्र में अधिक संभव पाएंगे, माने किस फसल के लिए ये आदर्श जो है स्थिति है, ये पूछा जा रहा है। धान के लिए, कपास के लिए, गेहूं के लिए, काली मिर्च के लिए। ठीक है, तो निश्चित रूप से ये जो है कपास के लिए है। अपने तरफ अगर हम लोग देखें तो धान में तो टेम्परेचर की ज़्यादा आवश्यकता होती है, और अगर हम गेहूं की बात करें तो लास्ट में जा कर के इसमें भी ज़्यादा चाहिए, और शुरू में तो काफ़ी कम चाहिए, बहुत कम जो है। उस समय तो 10 से भी नीचे टेम्परेचर चला जाता है। और ये बारिश का भी मामला, ये कपास है। ठीक है, 13 का बी। तो ये कपास जो है मालवेसी कुल का सदस्य है, और इसके बारे में थोड़ा डिटेल दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। दलहनों का राजा किसे कहा जाता है? तो दलहनों का राजा किसे कहा जाता है? अब हम लोगों के तरफ तो अरहर होता है, कुछ लोग इसी को तुअर बोलते हैं। तो हम लोगों को तो हमेशा से यही लगता है कि दलहनों का राजा जो है अरहर को कहा जाता है, लेकिन इसका उत्तर है चना को, और दलहनों की रानी है मटर। ठीक है, यहाँ पे कुछ इस तरह की संज्ञाएं दी गई हैं। तो फलों का राजा है आम, मसालों की रानी है इलायची, उजला सोना है कपास, और गरीबों का सेब है बैर, हरा सोना है अफीम, और अनाजों की रानी है मक्का, और शाकाहारी मांस है मशरूम, और दलहनों की रानी है मटर। ठीक है, रोचक प्रश्न था, मजा आया। अगला इकोनॉमी का प्रश्न आ गया है। भारत में राजकोषीय नीति फिस्कल पॉलिसी को निर्धारित करने का कार्य निम्नलिखित में से कौन करता है? नीति आयोग, सेबी, वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक। फिस्कल पॉलिसी की बात की जा रही है। अगर मॉनेटरी पॉलिसी की बात होती तो इसका उत्तर होता आरबीआई। आरबीआई तो यहां पे है, भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, लेकिन यहां फिस्कल पॉलिसी की बात की जा रही है, राजकोषीय नीति की बात की जा रही है, तो इसका उत्तर है वित्त मंत्रालय। तो 15 का हमारा उत्तर है सी। अगला, ठीक है, इसके बारे में यहां पे लिखा गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रेल बजट को आम बजट से 1924 में अलग किया गया, इसकी सिफारिश 1920-21 में एकवर्थ समिति ने की थी। वर्ष 2018-19 से रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया। इनमें से कौन सा से कथन असत्य हैं? तो असत्य कथन पूछा जा रहा है, और 2 असत्य कथन है। ये 2018-19 से नहीं किया गया, बल्कि ये 2017-18 से ही किया गया। तो उत्तर है बी। आइए देखें, तो वर्ष 2017-18 से रेल बजट को आम बजट में समाहित किया गया था। कथन 2 सही नहीं है। अगला, निम्नलिखित कथनों में से कौन नगरीकरण के संबंध में कथनों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए? कौन सा सही है, यह पूछा जा रहा है। पहला, नगरीकरण औद्योगिकरण का अनुसरण करता है। बढ़ते हुए नगरीकरण से बड़े नगरीय केंद्रों में जनसंख्या का संकेंद्रण बढ़ा है। भारत में नगरीकरण की वृद्धि के साथ अपराधों में वृद्धि हुई है। केवल एक व 2। तो देखिए, नगरीकरण औद्योगिकरण का अनुसरण करता है, जो है निश्चित रूप से उद्योग जहां लगेंगे वहां जो है नगर बसना शुरू हो जाएगा, ये तो सही है। बढ़ते हुए नगरीकरण से बड़े नगरीय केंद्रों में जनसंख्या का संकेंद्रण बढ़ा है, बिल्कुल बढ़ा है। मतलब इतना जनसंख्या घनत्व हो गया है कि पूछिए नहीं। तो ये भी है, तो ये सही है। 1 और 2 भी सही है। तीसरा क्या है? भारत में नगरीकरण की वृद्धि के साथ अपराधों में वृद्धि हुई है। अपराधों में वृद्धि तो हुई है, लेकिन क्या वो नगरीकरण के वजह से ही हुई है? तो ये सीधे सीधे तो नहीं कहा जा सकता है, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है। तो 1 और 2, तो इसमें से केवल 1 और 2 सही हैं, और इसलिए बी इसका उत्तर है। आइए देखें, तो बी इसका उत्तर है। ठीक है, भारत में जनगणना की शुरुआत वायसराय लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में सन 1872 में हुई,
परंतु प्रथम विधिवत जनगणना किसके कार्यकाल में प्रारंभ हुई? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ABCD। तो इसका उत्तर है लॉर्ड रिपन, बी। तो भारत में जनगणना की शुरुआत ब्रिटिश शासन के अंतर्गत वायसराय लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में 1872 में हुई, परंतु प्रथम विधिवत जनगणना 1881 से लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में प्रारंभ हुई, अतः विकल्प बी सही है। अगला, मेसेंटरी के संबंध में सही कथन है। यह मानव शरीर में खोजा गया एक अंग है। यह अंग मानव के पाचन तंत्र में स्थित है। उपर्युक्त में से कौन सा से सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक न ही दो। 19 का क्या सही होगा? तो सी इसका उत्तर होगा, एक और दोनों, दोनों सही है। आइए देखें। तो मेसेंटरी की खोज के बाद मानव शरीर में अंकों की संख्या कुल हो गई है 79। आयरलैंड के लाइमरिक यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक प्रोफेसर जे केविन काफरी ने इस अंग की खोज की। तो यहां पे इसकी व्याख्या भी डिटेल में लिखी गई है। हम आगे बढ़ते हैं। स्वप्न संबंधी अध्ययन कहलाता है। स्वप्न संबंधी, ऐसा किस अध्ययन के तहत स्वप्न का अध्ययन किया जाता है? ठीक है, तो स्वप्न संबंधी अध्ययन कहलाता है सिंडेसोमोलॉजी, टेराटोलॉजी, आनिरोलॉजी, मिर्मिकोलॉजी, ABCD। तो इसका उत्तर है सी, आनिरोलॉजी। आइए देखें। तो स्वप्न संबंधी अध्ययन आनिरोलॉजी कहलाता है। सिंडेस्मोलॉजी कंकाल संधियों स्नायुओं का अध्ययन, टेराटोलॉजी शारीरिक व्याधियों का अध्ययन, मिर्मिकोलॉजी यह एंटोमोलॉजी की शाखा के अंतर्गत आता है और इसमें चींटियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर था 20 का सी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। खतरे का सिग्नल लाल रंग का बनाया जाता है। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। आकाश व समुद्र के जल का नीला रंग प्रकीर्णन के कारण होता है। अब इसमें से कौन सा सही है ये पूछा जा रहा है कि 1 व 2 सही है, 3 गलत है, 1 व 3 सही है, 2 गलत है, ऐसे। तो खतरे का सिग्नल लाल रंग का बनाया जाता है, निश्चित रूप से बनाया जाता है, ये तो सही है। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, ये सही नहीं है, तो 2 गलत है। आकाश व समुद्र के जल का नीला रंग प्रकीर्णन के कारण होता है, बिल्कुल, तो बी इसका उत्तर है। आइए देखें। तो कथन 1 व 3 सही है। तो प्रकीर्णन वह क्रिया है जिसमें कोई विकिरण माध्यम के किसी स्थानीय अनियमितता के चलते अपने सरल रेखीय मार्ग से विचलित हो जाता है। तो प्रकीर्णन का सामान्य अर्थ है फैलना। ठीक है, कितना दूर में वो फैल रहा है, ठीक है ना। तो लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है तथा यह दूर से स्पष्ट दिखाई पड़ता है, इसलिए खतरे का सिग्नल लाल बनाया जाता है। प्रकृति में घटित होने वाली कई घटनाओं के लिए प्रकाश में प्रकीर्णन की क्रिया जिम्मेदार है। तो इसमें समुद्र के जल का रंग नीला दिखाई देना, आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ना, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल रंग का दिखाई देना। आगे, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? टांका एक मिश्र धातु है जो सीसा और टीन का संयोजन है। टीन की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील है। सोडियम अत्यधिक क्रियाशील धातु है। फोटोग्राफर के फ्लैश गन से निकलने वाला चमकीला पदार्थ हीलियम गैस की उपस्थिति को दर्शाता है। तो इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो डी सही नहीं है। आइए व्याख्या देखें। तो 2 या 2 से अधिक धातुओं अथवा एक धातु या एक अधातु के समागी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। टांका शीशे और टीने की मिश्र धातु है। टीन की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। सोडियम के अभिक्रिया शीतलता काफी अधिक होती है।
और ये फोटोग्राफर के फ्लैश गन से निकलने वाला चमकीला पदार्थ जीनान गैस की उपस्थिति को प्रदर्शित करता है, न कि हीलियम को। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोरोबुदूर का मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर भगवान बुद्ध को समर्पित है। तो 1 और 2 इनमें से कौन सा से कथन सही हैं? तो देखिए, बोरोबुदूर जावा इंडोनेशिया में ये मंदिर है और ये जो है भगवान बुद्ध को समर्पित है। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो गलत है, विष्णु को समर्पित नहीं है। दूसरा, कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा ये मंदिर है, भगवान बुद्ध को समर्पित है, नहीं, ये भगवान विष्णु को समर्पित है, इसलिए ये भी गलत है। तो 1 व दोनों नहीं है। ठीक है, तो डी इसका उत्तर है। आइए देखें, तो बोरोबुदूर का मंदिर शैलेंद्र शासकों द्वारा बनवाया गया, इंडोनेशिया में स्थित है। यह मंदिर बुद्ध को समर्पित है, जैसा कि मैंने आपको बताया। 1 सही है और यह सबसे विशाल बौद्ध मंदिर है। ठीक है, कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। यहां पे एक बात और आपको बताना चाहूंगा कि हम लोग इस बात को मानते हैं, कई पक्ष ये है कि नहीं ये बौद्ध और हिंदू को मिला करके है, कई पक्ष का यह है कि ये बौद्ध मंदिर है। ठीक है, तो हमारा उत्तर है डी। आगे बढ़ते हैं। कभी कभी समाचारों में आने वाला शब्द ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का संदर्भ क्या है? इसरो का मानव मिशन है, डिजिटल क्रिप्टो करेंसी है, कण भौतिकी है, नवजातों में विकार का पता लगाने वाली एक तकनीक है। तो निश्चित रूप से आसान प्रश्न है, डिजिटल क्रिप्टो करेंसी है ये। ठीक है, तो 20 का उत्तर है। आगे, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो स्मारक और संबंधित देश की बात हो रही, ओपेरा हाउस, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, झुकी हुई मीनार, एफिल टावर, यूएसए, इटली, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस। अब इसमें से अगर हम ये देखें तो ये जो एफिल टावर है ये हमको पता है कि ये फ्रांस में है। ठीक है, तो एफिल टावर फ्रांस में है। आसान से शुरू करते हैं, यानी डी का 4 होगा। तो डी का 4 जो है ए में भी है और सी में भी है, डी में भी है। ठीक है, तो अभी इससे काम नहीं बनेगा। पीसा की झुकी हुई मीनार ये इटली में है, तो सी का 2 है। तो सी का 2 हमें ए में भी दिख रहा है, सी में भी दिख रहा है, इसका मतलब यहां से भी काम नहीं होने वाला है। ओपेरा हाउस ऑस्ट्रेलिया में है, यानी का ए का 3 है, तो ए का 3 हमको जो है यहां मिल गया। तो इस हिसाब से ये इतने मैच कर गए, सी इसका उत्तर है। आइए देखा जाए, तो झुकी हुई मीनार पीसा में है, इटली, और स्टैचू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क अमेरिका में है, एफिल टावर पेरिस फ्रांस में है। ठीक है, तो सी हमारा उस उत्तर है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तर प्रदेश के संदर्भ में सही नहीं है? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है। उत्तर प्रदेश का गोरखपुर जनपद राप्ती नदी के किनारे स्थित है। मेजा जलाशय नहर का निर्माण चंबल नदी पर किया गया है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के बिजनौर जनपद से राज्य में प्रवेश करती है। ए बी सी डी, जल्दी से इसका उत्तर बताइए। तो मेजा जलाशय नहर का निर्माण चंबल नदी पर नहीं किया गया है। किस नदी पर किया गया है? तो बेलन नदी पर किया गया है। तो यही गलत है और सारे ऑप्शंस जो है सही है। अगर सिंचाई की बात करें तो पहले नंबर पे नलकूप, फिर नहर, फिर तालाब, फिर झील, फिर पोखरा, फिर कुआं, इस तरीके से सिंचाई का मामला है। अगला, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 में डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, तेल शोधक संयंत्र, ऐसे है। तो ये तो सबसे आसानी से मुझे पता है, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स 2 वाराणसी। ए का 2 अगर मुझे पता है तो यहाँ पे उत्तर भी मुझे मिल गया बी, क्योंकि 2 कहीं नहीं है। ठीक है, तो आइए देख लिया जाए। तो डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज रायबरेली, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बंगलुरु और तेल शोधक संयंत्र मथुरा। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 15 अगस्त को प्रसिद्ध क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। उनसे संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन से कथन सत्य हैं? उनका जन्म 1981 में बिहार के रांची में हुआ था, जो आज झारखंड में है। वह अब आईपीएल में भी नहीं खेलेंगे। उन्होंने 2004 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने करियर की शुरुआत की थी। इसमें से पूछा जा रहा है कौन कथन सत्य है, तो केवल एक सत्य है। ठीक है, तो आईपीएल में तो खेल ही रहे हैं, अभी आईपीएल चल ही रहा है। ठीक है, आप देख ही रहे हैं, तो आईपीएल में खेल रहे हैं। इन्होंने 2004 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नहीं, बांग्लादेश के खिलाफ अपने करियर की शुरुआत की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रही कुछ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महिला नियुक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। गौरी सावंत देश की पहली ट्रांसजेंडर चुनाव राजदूत। हिना जायसवाल वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर। उर्सुला वान डेर लेयन यूरोपीय आयोग की पहली महिला अध्यक्ष। उपयुक्त में से कौन सा से युग्म सही हैं? तो देखिए, गौरी सावंत देश की पहली ट्रांसजेंडर चुनाव राजदूत एम्बेसडर बनाई गई हैं महाराष्ट्र में। हिना जायसवाल वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर हैं। उर्सुला वान डेर लेयन, पहले तो कमेंट करके बताइए किस देश से हैं, तो इन्हें यूरोपीय आयोग की पहली महिला अध्यक्ष बनाया गया है। और यहाँ पर जो है प्रमुख राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय महिला नियुक्तियों के बारे में दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं। अंतिम प्रश्न पे हम आ गए। यूएसए की थिंक टैंक वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को छोड़कर विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है। इस सूची में दूसरे स्थान पर कौन सा देश है? संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी। निश्चित रूप से यह आसान प्रश्न है, चीन ही है। ठीक है, पहले अमेरिका फिर चीन, तो इसके हिसाब से संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी, भारत। यहां एक बात और बताना चाहूंगा, अगर एग्जाम में पूछ दे कि जीडीपी पीपीपी यानी परचेसिंग पावर पैरिटी यानी क्रय शक्ति समतुल्यता के आधार पर भारत की क्या अर्थव्यवस्था की स्थिति है पूरी दुनिया में, तो हम तीसरे स्थान पे हैं, ये याद रखिएगा, पीपीपी के हिसाब से। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूं इसी तरह के अगले वीडियो में। आपका स्कोर क्या रहा वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।